नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं आज हमारी विशेष पेशकश कारगिल विजय दिवस। और निश्चित रूप से एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन हजारों फीट ऊपर और हम नीचे से लड़ रहे थे, लेकिन जब कहा जाता ना कि इरादे इरादे मजबूत हो तो मंजिल सहज हो जाती है। और वही कुछ हमारे जांबाजों ने करके दिखाया। लगभग 2 महीने तक ये युद्ध चला कारगिल का। मेरे को भी उस पावन दरगाह पे जाने का अवसर मिला, मैं देख के आया। वहां पे वॉर मेमोरियल बना हुआ है। अब तो कहाँ से क्या, कौन सी टोलोलिंग चोटी थी, कौन सी टाइगर हिल थी, तमाम चीजें एक सेना के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला तो मैं देख के आया वहां पे। वाकई दुर्गम पहाड़ियां, और आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कैसे अखबारों में कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि कैसे पता चला, फिर कैसे हमारी पेट्रोलिंग टीम गई, फिर क्या हुआ उनके साथ, किस तरह की बर्बरता हुई, फिर उसके बाद में मोर्चा संभाला गया, फिर कहा गया कि ये तो युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, फिर युद्ध का ऐलान किया गया, फिर विजय दिवस मनाया। तो बहुत एक फेजेस में है। बहुत सारे जवानों ने शहादत दी। कई आज भी हैं जो उनके बॉडी में या तो पहले छर्रे हैं। कई लोगों के ऐसी गोलियां लगी कि जिसकी वजह से वो बॉडी, मतलब ये कह सकते हैं कि विकलांग भी हुए। लेकिन इरादे मजबूत थे, तभी आज हम आजाद भारत में केवल बस यही नहीं है कि आपकी आजादी की सांस ले रहे हैं, हमारी सीमाओं का सुरक्षित रहना, हमारी सिक्योरिटी अच्छी रहना, ये उन जाबाजों के भरोसे हैं जो हम कोसों दूर बैठ करके भी आराम से रहते हैं। कारगिल युद्ध कैसे रहा, कैसे सेना का ऑपरेशन रहा, किसकी क्या भूमिका रही, हमने किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि आज में और उस वक्त में अंतर है। 26 साल पहले जिस तरह की 27 साल पहले, 26 साल पहले जिस तरह की सिचुएशन थी, टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास में वेपन्स, उन तमाम चीजों में बहुत अंतर है। आज हमारे पास में और भी काफी संसाधन है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्रमौली जी हैं। उस समय वायुसेना में इन्होंने सीधा उस युद्ध में अपनी भूमिका अदा की। कर्नल हिमांशी हमारे साथ में हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ बड़ी हमें हमारे सबके लिए ये एक फख्र की बात है कि हमारे साथ महावीर चक्र से सम्मानित दिगेंद्र सिंह भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। उस समय कमांडो थे सेना के। तो चले, हमें जो हमारे साथ में हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो वक्त कैसा था, आज क्या बदलाव देख रहे हैं। और हमने बहुत कुछ उस वक्त मजबूत इरादों के जरिए ही जीते। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि बड़ी दुर्गम पहाड़ियां, क्योंकि कह देने से दुर्गम नहीं है, वो पहाड़ियां ही दुर्गम है। और नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, आपको चढ़ के जाना है। ये नहीं है कि चलिए सेना की जिप्सी लेकर के या कुछ लेकर के ऊपर चले गए। आपको गन से, और फिर जो ऊपर जा रहा है उसकी बॉडी पे कितना वेट लेकर के जो उसमें चढ़ना है, ये तमाम जो चीजें हैं, वाकई उस एक्सरसाइज, उस फिटनेस का ही एक, यूं कहूंगा कि उदाहरण है, जिसकी वजह से हम ये जंग जीत पाए। तो मैं चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। उस वक्त जो स्थितियां बनी, वायुसेना को कैसे कमांड मिली, कितने दिन में आप लोगों ने अपना ऑपरेशनली मोड पे आए, कैसे क्या फंक्शन रहा, आपका क्या रोल रहा उसमें? जी जय हिंद। जय मैं हिंद सर। एयरफोर्स के पायलट के हिसाब से मैं बताता हूँ, क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स अपने अपने हिसाब से युद्ध करती है, अपनी ट्रेनिंग वो करती है। और इस कारगिल जो कि पहाड़ी इलाके में था, तो इसमें वायुसेना की ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ कि मैं जो जहाज उड़ाता था, और मैं पंजाब में, हम एक एयरफील्ड में डिप्लॉयड था, तो हम हर 6-7 महीने में वहां जाते थे। और ऑप लोकेशन यानी कि ऑपरेशंस लोकेशन, जहां युद्ध करेंगे हम, उस लोकेशन में जाकर के वहां रहते थे और वहां पे फ्लाई करते थे। वहां पे दिन और रात फ्लाइंग की ट्रेनिंग करते थे। वहां पे कहाँ बॉम्ब गिराएंगे, कैसे गिराएंगे, अगर वो पाकिस्तान अक्रॉस से कोई अगर आएगा तो मिसाइल से उसको कैसे गिराएंगे, ये पूरा टीम वर्क होता है। और जो डैमेज होगा उसकी फोटो कौन खींच के लेके आएगा, क्योंकि पता नहीं है कि हमको दोबारा ये मिशन भेजना है, जो पास में बम गिरा या एक्यूरेट हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट। तो इसमें पूरा पैकेज बन के जाता है। इसकी ट्रेनिंग हम थ्रू आउट करते रहते हैं। अब ट्रेनिंग जब जैसे जैसे अपने घर में अगर आपकी 4 जनों के रहने की जगह एक गेस्ट आ जाए, तो एक गेस्ट रूम, एक बेड मिल सकता है। लेकिन 12 लोग अगर आ जाए तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है घर के अंदर रहने के लिए भी। इस तरह से जब हम जाते हैं
किसी एयरबेस के ऊपर। जैसे कश्मीर की वैली में 2 एयरबेस है, तो हम कभी यहाँ से उड़ते थे, कभी यहाँ से उड़ते थे। कारगिल युद्ध में कहाँ गए थे ये बताना जरूरी नहीं, लेकिन एक बेस पे हम लोग वहां गए हुए थे। तो क्या होता है कि लेट्स से उस बेस के अंदर 40 अफसर रहते हैं, इतने जेसीयू रहते हैं, इतने जवान रहते हैं, तो उनके लिए रहने का पूरा इंतजाम होता है, स्कूल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, खाने की मेस होती है। लेकिन जब युद्ध होता है या युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज होती है, तो सडनली 3 गुना लोग बढ़ जाते हैं। जहाज रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, लोगों के रहने के लिए तो टेंट लगते हैं। ये प्लान होता है, ऐसा नहीं कि यार 4 आ गए, ओहो 4 आ गए चलो, ऐसा नहीं होता है कि युद्ध के दौरान इतने लोग आएंगे, इसकी ट्रेनिंग होती है, उसके इतने स्कूल में ठहरेंगे, इस हॉल में ठहरेंगे, इतने ट्रेन, तो हमारी ट्रेनिंग होती है। अब आते हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अब आते हैं फ्लाइंग के ऊपर। तो फ्लाइंग क्या होती है कि प्लेन में जहां समतल एरिया है वहां पे अपने जहाज टेक ऑफ किया और अपने जगह में गए, टारगेट को अचीव किया, और जो प्लानिंग होती है वो करके वापस अपनी जगह आ जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, वहां फैमिली नहीं होती, हम अपने जहाज लेके खुद वहां जाते हैं, तो वहां की ट्रेनिंग अलग होती है। क्यों कि वैली 1000 फीट पे बैठी हुई है जहां पे हम बैठे हुए हैं, और लड़ाई हमको करनी 16,000, 17,000, 20,000 फीट पे जाके लड़ाई करनी है। तो जहाज का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, हवा हल्की हो जाती है, तो वेपन को फायर करने के लिए दूसरी टेक्निक निभानी पड़ती है। हमने तो कभी फायर किया नहीं, हम तो जमीन पे रेंज पे फायर करते हैं, हवा में फायर करते हैं, लेकिन उतने ऊपर जाकर फायर करना ये हमारे मुनासिब नहीं है कि उस एरिया में किसको ऊपर फायर करें, उस एरिया में जाके कोई फायरिंग रेंज नहीं होती है, तो ये डिफिकल्टी होती है। तो हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब आर्मी और एयरफोर्स के लोग जिसकी ट्रेनिंग होती है, पहले तो वही जा सकता है, पहली बात। तो हर यूनिट, हर स्क्वाड्रन जो ट्रेनिंग किया हुआ है वो वहां जाके डिप्लॉय होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है। और प्रैक्टिस होती है वैली, इतनी हाइट पे उड़ना, इतने हिल्स है, तीखे हिल्स है, उसके बीच में वैली में से जहाज घुमाते हुए जाना या ऊपर से जाना, ये सब चीज हम देखते हैं। तो कारगिल पर से में जब हम डिप्लॉय हुए थे एक एयरबेस में, 2 में से, तो मैं आपको बताऊं कि मिशन आता था पैकेज 40 एयरक्राफ्ट, 30 एयरक्राफ्ट का, कि ये 4 जहाज जाएंगे जो एग्जैक्टली बॉम्ब गिराएंगे, उसके पहले ये 2 जहाज जाएंगे जो रैकी करेंगे, उसके आसपास कोई उनके जहाज तो नहीं है, अगर है तो उसको पहले शूट करके और इनके लिए एरिया क्लियर करेंगे, क्योंकि इनको डिस्टर्ब कर सकते, एग्जैक्ट फ्लाइंग करके वहां पहुंचना होता है, इनको एक्यूरेट टाइम के ऊपर एक्यूरेट डिलीवरी करनी पड़ती है। तो इसकी पैकेज की ट्रेनिंग होती है। तो उस एयरफील्ड से 4 जहाज आएंगे, उस एयरफील्ड से 8 ये जहाज आएंगे, यहाँ के एयरफील्ड से 12 जहाज ही जाएंगे, एक ऐसे जाएगा, एक वैसे, ऐसे करके होते थे। तो पूरा पैकेज उड़ करके अपनी जगह में जाके पैकेज बन जाता था ऐसे जहाज, और फिर अपनी जगह जाते थे। अब रेस्ट्रिक्शन देखो, हमारे को गवर्नमेंट की तरफ रेस्ट्रिक्शन था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करोगे। क्यों कि जस्ट पिछले महीने ही हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग हुई है, हमारा एक मिग 21 वहां पे गिरा दिया गया है। तो इस तरह से, क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में थे, और इंटेलिजेंस के पास में ये नहीं था कि अमेरिका के दिए हुए स्टिंगर मिसाइल जो शोल्डर फायर होते हैं, उसको सिर्फ देखना होता है बंदूक की तरह, और जहाज दिखता है, उसके जो एग्जॉस्ट में से उसके जहाज के इंजन का जो गर्मी निकल रही होती है उसको देखता है और लॉक करता है, वो टू टू आवाज आती है, लॉक हो गया, फायर किया, तो मिसाइल जाकर के जहाज के पीछे चला जाता है, उसके बाद मिसाइल ऑटोनोमस अपना जाता है। ये अमेरिका ने दिए थे अफगानिस्तान के अंदर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, और इन पाकिस्तानियों ने वो मिसाइल को बचा के रख दिए और कह दिया साहब खत्म हो गए, और ये मिसाइल वो कारगिल में लेके पहुंच गए। तो मैन पेड मिसाइल होता है, हल्का होता है, लोग लेके चढ़ गए, तो इनसे बचना था, इसकी वजह से हमारे जहाज टूट गए। तो ये जब जहाज टूटे, हमारे 2 पायलट वहां पे, एक शहीद हो गया, एक बाद में नचिकेता वापस आगे थे, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे उनको गोलियां लगी थी, तो इसके खिलाफ रहना था। दूसरा, हम आर्मी के सपोर्ट में जा रहे थे, आर्मी कहाँ कहाँ चली गई है हमको रडार में दिखता नहीं है। रात के 3 बजे, मैं खुद रात को 2, 2:30, 3 बजे उड़ाऊं वहां पे, क्या दिखेगा? एक तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी कम होती है, क्योंकि वहां ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, खैर हवाई जहाज में ऑक्सीजन मिल जाती है, और रात को सोने के टाइम में आप उड़ रहे हो वहां पे, और हाई परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो जब आप उड़ रहे हो, आर्मी कहाँ चल रही है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, क्योंकि 2-4 घंटे में आर्मी धीरे धीरे चढ़ती है, आगे निकल जाती है, गाड़ियां पहुंच जाती है, चढ़ने वाले ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनको सपोर्ट कहाँ करोगे? हमारे आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज थी, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते हो। और ये बंदे कैसे होते हैं, अगर ये पहाड़ है आपको जैसे दिख रहा है, ये इस तरफ अगर बैठे हुए हैं और हम हिंदुस्तान यहाँ है, तो हमको नहीं दिखते हैं,
ये ऊपर चढ़ के फायरिंग कर सकते हैं, पीछे जाके बैठ जाएंगे तो हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि हम पीछे से आकर के लाइन ऑफ जी। कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते। ये डिफिकल्ट चीज थी हमारी। जी। तो फिर जी। भी हमने अचीव किए, सारे टारगेट अचीव किए, उनको तोड़ा, उनके बंकर बस्ट किए, और लास्ट में जैसे पता ही है कि तोलोलिंग में जो हमने किया हुआ है, तो ये सब हमने अचीव किया है विद ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट ट्रेनिंग एंड ग्रेट कॉशन। हमने इसको अचीव किया हुआ है, ताकि कारगिल युद्ध एक डिसाइसिव एक हमारा युद्ध रहा, और जी, इसका हमने रिजल्ट बिल्कुल। हम स्क्रीन पे सर वो भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है, और कैसे वहां पे जो कैप्चर्ड वेपन्स और उनके बंकर्स हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। क्योंकि जब मैं गया था तो वहां से ये कुछ स्मृतियां मैं साथ लेकर के आया था, वहां से वीडियो बना करके, ताकि दर्शकों को हम दिखा सकें। हर व्यक्ति पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वो जिस याद में वह मेमोरियल बनाया गया है, तो स्क्रीन पे ये सब चीजें हम दिखा भी रहे हैं। चले कर्नल हिमांशी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। उस वक्त आप किस पोस्ट पे थे और क्या आप लोगों का रोल था, आपके साथियों का, आप लोगों का? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मेरी सर्विस थी तब 1 साल की थी, और मैं यूनिट में क्वार्टर मास्टर एंड MTO कर रही थी, यानी कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट देख रही थी, और जो यूनिट में जो भी सामान आना है या बाहर जाना है वो मेरी जिम्मेदारी थी। और हम सेंट्रल कमांड से नॉर्दर्न कमांड मूव किए थे विद द एंटायर यूनिट। देखिए, कारगिल जब हुआ है तो इसको फौज ने तो ऑपरेशन विजय का नाम दिया, और जो वायुसेना है इसने सफेद सागर का नाम दिया था। और देखिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे ज्यादा गोले कहीं दागे गए हैं तो ये कारगिल में दागे गए हैं, और लगभग 2 महीने तक ये युद्ध चला था। और 26 जुलाई को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये औपचारिक रूप से खत्म हो गया है, तब हमने इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि देखिए, अब हम जब बैठते हैं तो हमको उस समय 4 परमवीर चक्र मिले थे। कौन सी यूनिट वहां पे थी? जनरल मोहिंदरपुरी थे, ब्रिगेडियर बाजवा थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं बाद में नॉर्दर्न कमांड के, तब वो कर्नल थे YK जोशी। ऐसे बहुत से बहादुर थे, और बाकी बहादुरों का हम नाम जानते हैं जिनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज योगेंद्र जी हमारे लिए थी कि कारगिल से पहले हमने कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर को सीरियसली नहीं लिया था। तो आज जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है वो ये है कि हमने कारगिल से लेसन क्या लिए। क्या हुआ था वो इतिहास के घर में है, लेकिन हमने सीखा क्या? क्योंकि लोग पूछते हैं आज भी कि इजराइल का हम साथ क्यों देते हैं, हम क्यों इजराइल के साथ खड़े हैं। कारगिल के समय में सिर्फ एक ही कंट्री थी जो हमारे साथ खड़ी हुई थी, जिसने हमें लेजर गाइडेड बॉम्ब दिए थे, हेरॉन दिए थे, जिसकी वजह से हम बहुत इफेक्टिवली वहां पर अपना युद्ध लड़ पाए। देखिए, जो नवाज शरीफ हैं वो तो पहुंच गए थे उनके पास में, बिल क्लिंटन के पास में। 4 जुलाई को होता है अमेरिका का जो विजय दिवस मनाते हैं, अपना जो इनका इंडिपेंडेंस डे होता है वो मनाते हैं। और तब इन्होंने कहा था कि भारत के साथ में कोई समझौता कराइए, लेकिन वाजपेयी जी ने बहुत क्लियर एक बात कही थी कि हमारे देश में जब तक एक भी घुसपैठिया है हम शांति से नहीं बैठेंगे। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, और उसके बाद में जो आप आज देख रहे हैं, जिस तरीके से हम वॉरफेयर लड़ रहे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन है, वो उसी वजह से हुआ कि कारगिल में हमसे बहुत सारी ऐसे लेसन्स लिए थे कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर इक्विपमेंट की जो कमी है वो हमें पता नहीं चलती अगर कारगिल नहीं होता। मैं बहुत यंग ऑफिसर थी, मेरे को तब उतनी समझ नहीं थी। हमने कुछ एक्सरसाइजेज अपनी यूनिट के साथ में की थी, और हमारा काम था कि जो पूरी डिवीजन है हमारी, उस डिवीजन को रसद सप्लाई करना। और देखिए, जब हम डिवीजन का काम होता है कि बहुत छोटी एक वो होती है, उसके साथ में बहुत सामान नहीं होता है, तो नॉर्दर्न कमांड में जाके हर एक चीज लाके देना वो हमारी जिम्मेदारी थी, और शायद हम उसको पूरा भी कर पाए। जी जी, चलिए, हमारे साथ दिगेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। और वो मैंने क्योंकि जब पहली बार इनसे मिला था और इनका इंटरव्यू किया था, तो कई चीजें उन्होंने बड़े ही उससे बताई थी, तो रोंगटे खड़े करने वाली भी थी और एक गौरवान्वित करने वाले भी वो क्षण थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। भगवान सिंह जी हमारे साथ में हैं। भगवान सिंह जी के साथ में ये बड़ी बात थी, कारगिल युद्ध में तो डायरेक्ट थे ही, उसके अलावा अपनी सर्विंग टाइम जो था 1/3 इन्होंने J&K में ही निकाला। तो वहां की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं, चीजों को समझते हैं। जी भगवान सिंह जी, वो टाइम में कैसा रहा और कैसे हम लोगों ने जंग जीता? सर अनम्यूट करिए, म्यूट है सर, म्यूट है। भगवान सिंह जी म्यूट है आपके यहाँ पे। जी दिगेंद्र सिंह जी, आप बने रहिए, बस इसी पोजीशन में रहिए। जी भगवान सिंह जी, आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ, अनम्यूट करिए। हाँ, जी कर दिया जी है। हाँ जी नमस्कार योगेंद्र जी एंड आपके पैनलिस्ट को भी।
देखिए, जो कारगिल युद्ध हुआ वो एक पहली बात तो हमें हाई एल्टीट्यूड में कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो जिस किस्म की मुश्किलें हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सहनी पड़ी, चाहे वो इन्फेंट्री हो, चाहे वो सपोर्टिंग आर्म्स हो या एयरफोर्स हो, आपके हाथ बांध के एक किस्म से आपको लड़ाया गया। यानी कि ये पहली बात तो एयरफोर्स की प्रॉब्लम उन्होंने बता दी है कि वो आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं कर सकते हो, तो आप ये बताइए वो कैसे, तो कितनी नजदीक टारगेट के जाएंगे, किस तरह से उसके ऊपर फायर करेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और जो स्पीड इनकी होती है वो एक चोटी के ऊपर किस तरह से पिन पॉइंट करके बॉम्बार्डमेंट करेंगे, ये इनकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन इन्फेंट्री की, यानी जो खुद जाके जमीन को कैप्चर करती है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, वो पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है पैदल। पैदल चढ़ने के लिए आपको ये समझिए 16,000 से लेके 18,000 तक की ऊंचाई के ऊपर आपको ऊपर चढ़ना है। और दूसरा, 9,000 से ऊपर हाई एल्टीट्यूड होता है, उसके बाद में आपका सांस फूलने लग जाता है, आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो बहुत कम रह जाती है और आपको सांस आना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप ये समझिए कि 16,000 18,000 के ऊपर तो आपको कम से कम 3 स्टेजेस पे एक्लेमेटाइजेशन होना जरूरी है। नाउ ऑल ऑफ ए सडन आप आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज करो, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, जो वहां पर डिप्लॉयड हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो बहुत कम ट्रूप्स हैं, उनका तो काम ही डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है, तो वो तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आते हैं जिन्होंने ऑफेंसिव करना है, इमेजिन कीजिए कि उनको 3 स्टेज का मतलब है कि एक स्टेज की जो एक्लाइमेटाइजेशन होती है वो 9 से 12 दिन की होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी हाइट पे कर रहे हो आप, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, ऐसा करके। तो जो एक्लेमेटाइजेशन कैंप्स होते हैं उनके अंदर उनको लगातार प्रैक्टिस कराई जाती है। ये जो प्रोसीजर है ये कारगिल युद्ध में होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बाय द टाइम ये करेंगे इसका मतलब ये है कि वो तो फिर लड़ाई लड़ी नहीं सकते इतना जल्दी। तो ये मुश्किलें आई, पहली बात तो एक प्रॉपरली एक्लेमेटाइज होने के लिए। लेकिन जो ट्रूप्स एक्लेमेटाइज थे उनके लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स थी। आपको सीधी चढ़ाई के ऊपर चढ़ना है, और कोई भी पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि ट्रूप्स हैं वो माउंटेन्स ईट ट्रूप्स, यानी आपका जो प्लेन्स में ऑफेंसिव के लिए 1:3 रेशियो होता है, वो पहाड़ों में कम से कम 1:6 to 1:9 होता है। और ये जो कारगिल था इसमें तो खास तौर से, क्योंकि आपका हाथ बंधा हुआ है, जैसे आप एलसी पार करके, तो इसका मतलब है कि आपकी जो अप्रोचेज हैं वो 50% अप्रोच ही हैं। आप पीछे से नहीं आ सकते हो, साइड से नहीं आ सकते हो, आपको केवल सामने से ही जाना है। क्योंकि वहां पर यदि आप साइड से जाने की कोशिश करोगे, पहाड़ पे चढ़ोगे, तो आपको दुश्मन को नजर आ जाएंगे, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो दिक्कतें आई, इतना टाइम लगा, इतने, और कोई खास एक बार पहुंचने के बाद तो जो अपोजिशन है, आप हैंड टू हैंड लड़ाई होनी है या उनको आपस में फायर करके करना है, लेकिन डिप्लॉयबिलिटी नहीं है। आप कहाँ से फायर करोगे? सीधे पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आप फायर तो जब दुश्मन दिखाई दे तभी तो कर सकते हो ना। फायर आप नजदीक जाके भी, आप बंकर के ऊपर भी फायर करोगे तो उनका असर होगा नहीं। तो इसलिए ये जो डिफिकल्टी आई, पहली बात तो एक्लेमेटाइजेशन की, दूसरी बात जो डिफिकल्टी चढ़ने में और ढूंढने में, तीसरी वेपन, कौन सा ही वेपन इस्तेमाल करोगे आप? मोटर्स इस्तेमाल वहां पे काम आते नहीं, क्योंकि मोटर जो फायर करते हो वो बहुत कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि माउंटेन्स में आर्टिलरी एंड मोटर्स वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो उनका जो बिखराव होता है वो एकदम बंकर के ऊपर बड़ा मुश्किल से पड़ता है। तो इसलिए जो कारगिल में हमें दिक्कत हुई वो मेरे ख्याल से किसी दूसरी, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने एग्जांपल दिया कि इस तरह का युद्ध कहीं दूसरे देश में इतना मुश्किल इलाके में इतने वॉरफेयर है वो बहुत कम हुए हैं जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हुए हैं। मैं सर वापस आऊंगा आपके पास में। मैं दिगेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और बड़ी हम सब लोगों के लिए एक फक्र की बात है कि इनको महावीर चक्र भी मिला। मैं पहली बार जब इनसे मिला था तो उसके बाद में
इनके बड़ी की मीडिया के लिए मैंने इनको बहुत मुश्किल से मनाया। उस समय किसी दूसरे अखबार और चैनल के लिए काम करता था, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे किसी उसमें नहीं आऊंगा मैं। और बड़ी रिक्वेस्ट करके, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं ये, उसके बाद से लगातार मेरे स्टूडियो कई बार आए भी हैं। और आज मैंने बड़े विशेष रिक्वेस्ट किए इनसे भी, आप देख रहे होंगे अपने फार्म हाउस पे काम करवा रहे हैं गायों के लिए भी ये। दिगेंद्र जी, हमारे दर्शक, हमारे जय हिंद। आपके सभी श्रोताओं को, आपकी टीवी चैनल के सुनने वालों को, और मेरे साथ मीटिंग में बैठने वाले मेरे प्रबुद्धजन ब्रिगेडियर साहब को, और इनको सब जी। वो क्योंकि बिल्कुल एक रूरल उसमें है, कहीं कॉल आई है उनकी, तो उन्होंने, जब मेरी बात हुई थी इनसे, तो 26 इन्होंने पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारे, और खुद के भी यहाँ पे लोअर पार्ट पे जांग के पास में 6 गोलियां लगी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां तो कोई पिस्टल तो चलती नहीं है, बड़ी गोलियां, यहाँ पे गोलियां इनके लगी हुई थी। तो ये ऐसे एक वीर हैं हमारे साथ में। भगवान सिंह जी बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, मिले काफी बार इनके आपस में मुलाकात भी हुई है। तो सर, उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में ये कह सकते हैं काफी अंतर है अब। जी बहुत अंतर है। पहली बात तो दिगेंद्र जी के बारे में बताऊं, वो मेरी रेजिमेंट के हैं, 2nd राजरीफ के हैं जी, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बट थोड़ा वो बोलने में कमांडो टाइप आदमी हैं, तो वो कुछ एक वर्ड्स बोल जाते हैं जो उनको आप देखोगे तो पता लग जाएगा। बट आप ये समझिए कि जो बैटल में जो जाते हैं वो मैडनेस दिखानी पड़ती है, पागलपन। जी दिगेंद्र जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं जानना चाहूँ उस दिन का वाकया, और जो, क्योंकि आपसे जानना बहुत जरूरी है, हमारे दर्शक भी, हमारे पैनलिस्ट भी जुड़े हैं। भगवान सिंह जी तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बताया कि आप एक ही रेजिमेंट से थे। क्या कुछ वाकया रहा उस वक्त, बहुत संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगा, और क्या आपका रोल था? देखो, हमारे पूजनीय हैं ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब, और इनके बेटे भी मेरे साथ में हमने कंपटीशन लड़ा, फायरिंग कंपटीशन लड़ा, कोई कमांडो कंपटीशन लड़ा। इनके बेटे जो आज शायद मेजर जनरल हैं, और साहब हमारे गुरु हैं कहने का मतलब है, और इन्होंने हमारे को अच्छी गाइडलाइन दी। और युद्ध भूमि में जाने से पहले हमारे को बहुत आशीर्वाद मिला इन लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज ये मेरे साथ में है। तो मैं इनको और आपकी पूरी टीम को पहले तो जय हिंद बोलता हूँ। 27वां कारगिल विजय दिवस का आपको और आपकी पूरी टीम को और सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देश उन वीरों को याद करता है जो देश के लिए कुर्बानी दी थी। और आज आप लोगों ने हमारे को याद किया है। योगेंद्र जी, आपने कहा कि आपको बुलाया था, तो उस टाइम पे मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे आज भी। और अच्छे मित्र भी है मेरे। तो जी, उस समय की मैं वो जानना चाहूंगा, घटनाक्रम जो रहा, आपको रात को भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी वहां। देखो, लड़ाई हमेशा रात को ही लड़ी जाती है। दिन को तो इतनी कैजुअल्टी हो जाएगी, उठाते उठाते आदमी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि रात का अंधेरे में दुश्मन को मारा जाता है, दिन की रोशनी में नहीं। और पाकिस्तानी भी रात के अंधेरे में आकर के हमारी चोटियों पे, ऊंची ऊंची चोटियों पे आकर के घात कब्जा किया था उन्होंने। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो सौभाग्यशाली सिपाही हूँ जिसको कारगिल युद्ध की फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार, टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार, तोलोलिंग टॉप के ऊपर मैं और मेरी बटालियन 2 राजरीफ ने हमने तोलोलिंग पे कब्जा किया और भारत को पहली जीत दिलाई। और उसकी दास्तान इस प्रकार से है कि सबसे पहले उस तोलोलिंग पे भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने ताबड़तोड़ हमले किए, और उनकी बहुत ज्यादा कैजुअल्टी होने के बाद में हमारी यूनिट को कुपवाड़ा से कारगिल बुलाया गया। क्योंकि हमारी बटालियन 2 राजरीफ फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है, और 210 साल पुरानी बटालियन है आज हमारी। तो मैं अब गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस बटालियन का सिपाही हूं जिसने एवरी विक्टोरियस, यानी कभी भी कोई हार का मुंह नहीं देखा। और शायद भगवान चाहे तो हम जीवा या मरने के बाद भी हमारी बटालियन ऐसा ही काम करती रहेगी। और 2 राजरीफ को पहली जीत मिली कारगिल युद्ध में, तो आज पूरा देश में विजय दिवस मना रहे हैं पहली जीत की वजह से।
मेरा सौभाग्य है कि उस लड़ाई में मैंने भी हिस्सा लिया और लड़ने का मौका मिला और दुश्मनों को मारने का मौका भी मिला। और आज 27वें कारगिल विजय दिवस पे मैं यही कहना चाहता हूँ, मौत तो डेली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, जिसको जमाना याद करे यारो। मौत तो हर एक की आनी निश्चित है। दादा भी सम भी 380 साल का मृत्यु को सही आपस हो गया था, कर्णबली भी चला गया था। दिगेंद्र जी, उस दिन का जो वाक्य था, जिस दिन आप लोगों ने जीत दर्ज की, आपने पाकिस्तान के एक मेजर को भी मौत के घाट उतारा, मैं वो थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे उस दिन का घटनाक्रम। आपने क्योंकि खुद ने डायरेक्ट फाइट की, आपके खुद के गोलियां लगी और उसके बावजूद भी आप जीते, वो मैं थोड़ा सा संक्षेप में चाहता हूं। देखो सर, अगर दुश्मन को मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, तो इसलिए जरूरी है कि दुश्मन को तो मारना ही उचित है। और जब तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमारी मेरा कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भवरलाल भाखर, सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़, सीएचएम यशवीर, हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिमन, नायक सुरेंद्र लहस, नायक बच्चन, राइफलमैन जसवीर और 10वां में हम ये घातक टीम का एक ट्रुप बनाया था हमारे सीओ साहब कर्नल एमबी रविंद्रनाथ ने। और बोले तुमने काफी लड़ाई लड़ चुके हो, श्रीलंका में लड़ी है, कई जगह लड़ाई लड़ी है, और भवरलाल साहब और गुप्ता साहब मुझे तोलोलिंग चाहिए किसी भी सूरत पे। तो भवरलाल साहब ने बोले साहब सुबह का नाश्ता तोलोलिंग के ऊपर होगा। तो मेरे दोस्तों, उस दिन 12 जून की रात को हमने अटैक मारा और वहां जाते समय बोले भाई घातक प्लान रोलदार तो तू है दिगेंद्र बता। मैं कहा साहब मैं तो पहला बैंकर ने उड़ा दूंगा। और बोलो बैंकर तू 10-11 बता रहा है तो मुझको लास्ट वाला ने उड़ा दूंगा। तो बोले ठीक है ओके, यही प्लान बनाई हमने। वहां पर 11-12 बैंकरों की हमारे को आभास हुआ था, पता नहीं था कि भाई 12 है, 13 है, 10 है, 9 है। तो मेरे पास 18 हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल और एक पिस्टल, एक कमांडो टाइगर जो चक्कू होता है इतना, जो साइनाइड में डुबोया होता है, जो आदमी को टच करते ही ना तो हिंदी बोले ना अंग्रेजी ऊपर ही चला जाता है। तो ये सामान लेकर के 12 जून की रात को शिव भोले को याद करके और हम सारे साथी मैंने 14 घंटे में पीछे से रस्सा बांध दिया था और हमने चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले आगे गुप्ता साहब बोले दिगेंद्र तने रस्सा बांधा तू चढ़े आगे। मैं कहा ओके सर। तो रस्सा बांधते बांधते जैसे तोलोलिंग की टॉप के ऊपर चढ़ा से और ऊपर से बिफोर्स गन हमारी फायर कर रही थी। मैं बोले गुप्ता साहब अपनी जितनी भी सपोर्टिंग आर्म्स हैं उनको 1 मीटर ऊपर कराओ। बोले बोल दे कोबरा 4 ऑल स्टेशन। मैं बोले मैं कोबरा 4 ऑल स्टेशन। बोलो बोलो मुझको 1 मीटर ऊपर। चलिए, क्योंकि उस वक्त का जो ऑपरेशन था, मैंने इनसे जब सुना था पहली मर्तबा जब मैं मिला तो काफी कुछ मुझे भी लगा कि जैसे मैंने बताया कि किसी की बॉडी में अगर छर्रे भी लगे होते हैं तो कितना पेन होता है। गोलियां लगी हुई हैं, वो भी सामने वाले दुश्मन भी, क्योंकि वो भी सोल्जर्स हैं। जिस वेपन से आर्मी के से गोलियां निकलती हैं, कोई ऐसे तो नहीं कहा जाता इतनी गोली होती, लेकिन इतना बड़ा छेद करके वो निकल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन रही। समय का अभाव है, उनके टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम भी हैं। हमने पहले भी उनके साथ में इस तरह चर्चा की, लेकिन आज जो दिवस रिलेवेंट डे है और आप सब लोगों को वाकई इस देश सैल्यूट करता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये दिन हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सबको जय हिंद और कारगिल विजय दिवस के लिए हम इसी तरह से उन जवानों को, उन वीरों को याद करते रहें और ये शहादत को सब नमन करें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।